टोक्यो का शिबुया इलाका, जहां 21 साल की एक खूबसूरत लड़की अकारा रात के अंधेरे में एक सकरी गली से अपने घर लौट रही थी। रात के तकरीबन 1 बजे होंगे। नाइट शिफ्ट में काम करके मेट्रो से उतरने के बाद वो इसी तरह पैदल अपने घर लौटा करती थी। यूं तो शहर की सड़कें नियॉन लाइट्स की तेज रोशनी से नहाई हुई थी, लेकिन गली में पसरा सन्नाटा फिर भी अकारा के दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। उसकी तेज सांसों और हील की खटखट के अलावा वहां किसी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक अकारा को अपने कदमों के अलावा एक और कदमों की आहट सुनाई देने लगती है। घबरा कर वो मुड़कर पीछे देखती है तो पीछे अंधेरे सन्नाटे के अलावा कोई नजर नहीं आता। अकारा एक बार फिर से गली में आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक उसे अपने सामने सफेद रंग का मास्क लगाए एक लड़की नजर आती है, जिसने काले रंग का एक लंबा ओवरकोट पहना हुआ था। बाल से उसका चेहरा पूरी तरह से ढका था, जिसके कारण यह पहचानना मुश्किल था कि वो लड़की आखिर है कौन। कौन कौन हो तुम? अकारा, क्या मैं सुंदर हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे यहाँ से जाना होगा। क्या मैं सुंदर हूँ? मैं मरना नहीं चाहती। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकती। मुझे जाने दो। अकारा की बात सुनकर सामने खड़ी हुई लड़की अपने मुंह पर लगा सफेद मास्क उतारने लगती है, जिसे देखकर अकारा चीख कर जमीन पर बैठ जाती है। मैंने कुछ नहीं देखा। मुझे पता नहीं तुम कैसी दिखती हो। मुझे जाने दो। अरे कम ऑन, रोना बंद करो। अच्छा, आई एम सो सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। ये अकारा की रूममेट थी, जो शहर में चल रही अफवाहों का फायदा उठाकर अपनी सहेली अकारा को डराने के लिए कोची साके ओना का रूप लेकर आई थी। ये बहुत ही भद्दा मजाक था ना। मेरा हार्ट फेलियर भी हो सकता था। एक तो वैसे ही आजकल कोची साके ओना का इतना खौफ फैला हुआ है, उस पर तू मुझे और भी डरा रही है। जा, मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी। अरे सॉरी बाबा, माफ कर दे, मैं तो प्रैंक कर रही थी बस। कई दिन बीत गए थे। आज रात आना की नाइट शिफ्ट थी। मेट्रो से उतरकर वो अपने फ्लैट की तरफ तेजी से बढ़ रही थी कि अचानक उसे अपने पीछे से एक बड़ी परछाई तेजी से उसकी परछाई के नजदीक आती दिखाई देती है। आना ने अपनी चाल धीमी कर दी और पीछे आने वाले व्यक्ति की कदमों की आहट सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन आना की कोशिश असफल रह गई। उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके बाद भी एक लंबी परछाई लगातार उसका पीछा कर रही थी। आना ने मुड़कर पीछे देखा। उससे कुछ कदम की दूरी पर एक लड़की खड़ी हुई थी, जिसने घुटने तक लंबा ओवरकोट पहन रखा था। गली के अंधेरे में उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर लगा मास्क और हवा में उड़ते रेशमी खुले बाल देखकर एक पल को आना के माथे पर भी पसीना आ गया था। क्या मैं सुंदर हूँ? ओह, अभी समझ आया। तू मेरे साथ वही खेल खेल रही है ना जो मैंने खेला था। हाँ, तुम बहुत सुंदर हो, और ये बात पूछने के लिए तुम्हें आधी रात को यहाँ सड़कों पर घूमने की जरूरत नहीं थी। मैं थोड़ी देर में रूम पर ही तो आ रही थी ना। क्या मैं सुंदर हूँ? इतना कहकर उस लड़की ने अपने चेहरे पर लगा मास्क उतार दिया। आना, जो अभी तक मुस्कुराकर बड़े कॉन्फिडेंस से उसकी ओर देख रही थी, अगले पल मानो उसका दिल उछलकर उसके मुंह में आ गया था, क्योंकि सामने का नजारा इतना भयानक था कि उसके पैर कांपने लगे थे। सामने खड़े औरत के होठ जबड़े से लेकर कान तक फटे हुए थे। मांस और खून चेहरे पर लटका हुआ नजर आ रहा था और दांत खून से सने थे। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था मानो अभी सामने खड़ी आना के टुकड़े टुकड़े कर देगी। अगले पल उस औरत ने अपनी कोट की जेब से एक चमकती हुई कैंची निकाली और उससे कट कट की आवाज निकालने लगी। आना ने ना आओ देखा न ताओ, बस वो सिर पर पांव रखकर दूसरी दिशा में दौड़ने लगती है। अचानक ही एक सर हवा में उड़ते हुए उसके सामने आ जाता है, जिसका मुंह कान तक फटा था। अपने सामने हवा में लहराते एक बिना धड़ के सर को देखकर आना जोर से चीखती है और जोर जोर से रोने लगती है। जाने दो मुझे, जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अगले ही पल उस औरत का बाकी का शरीर भी हवा में उड़ते हुए आना के नजदीक आता है और फिर बाकी का शरीर भी जाकर सर से जुड़ जाता है।
इसके बाद कैंची हाथ में लेकर वो औरत आना की ओर बढ़ने लगती है। तुमने कहा ना मैं बहुत सुंदर हूँ, अब तुम्हें भी मेरी तरह सुंदर बनना होगा। बनोगी ना? नहीं नहीं नहीं, मुझसे गलती हुई। तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। नफरत है मुझे तुम्हारे चेहरे से। तुम इतनी भद्दी हो कि तुम्हारी तरफ कोई एक पल भी नहीं देख सकता। क्या कहा? मैं खूबसूरत नहीं हूँ? मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती? ठीक है, अगर मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो शहर में कोई भी खूबसूरत नहीं रहेगा। अब तुझे भी मेरी तरह बनना होगा। आना बेबस होकर आंसू बहा रही थी। अगले ही पल उस औरत ने अपने हाथ में पकड़ी कैंची से आना के चेहरे को बुरी तरह से कुतर डाला था। उसकी दिल दहला देने वाली चीखों ने गहरी नींद में सो रहे टोक्यो शहर की नींद उड़ा दी थी और कुछ ही देर में शहर के लोग आना की डेड बॉडी को घेर कर खड़े हुए थे। गली की दीवारें खून से लाल दिखाई दे रही थीं, लेकिन हमला करने वाले का कोई भी अता पता नहीं था। सुबह तक पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई थी। आना की खून से लिपटी लाश और फटे चेहरे को देखकर शहर की आम जनता में बहुत डर फैल गया था। आना की मौत के बाद शिबुया की गलियों में निकलने से पहले लोग कांपने लगे थे। कई मौतों के बाद पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं लगा था कि आखिरकार एक के बाद एक हो रही इन हत्याओं के पीछे आखिर किसका हाथ है। ना तो हत्यारे का कोई सुराग लग रहा था, ना ही हत्या करने वाले का मकसद सामने आ रहा था कि आखिर कोई क्यों किसी को इतनी बुरी तरह तड़पाकर मौत देगा। ये सब किसी इंसान का नहीं, आत्मा का काम है। कोची साके यूना वही कर रही है ये सब, और अगर उसे रोका ना गया तो ऐसे ही हर रात किसी न किसी की मौत होगी। ये कौन औरत है? आखिर इसकी मौत कैसे हुई? कोची साके बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि जो एक बार उसे देख ले उसकी नजर वहीं ठहर जाए। उसके पति को अब उसकी खूबसूरती से जलन और असुरक्षा महसूस होने लगी थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी का घर से बाहर जाना, किसी से बात करना तक बंद करवा दिया था। फौज के बुलावे पर लड़ाई के लिए जाने से पहले उसने अपनी पत्नी कोची साके को घर के अंदर बंद कर दिया और उसे सख्त हिदायत दी कि वो घर से बाहर ना निकले। लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका उसके पति को डर था। पति के जाने के बाद लंबे समय तक अकेले रहने के कारण उसकी नजदीकियां एक युवक के साथ बढ़ गईं। एक रोज कोची साके का पति अचानक लौट आया और दुर्भाग्य से उसने अपनी पत्नी को दूसरे युवक के साथ देख लिया। गुस्से और नफरत से भरकर उसने पास में पड़ी कैंची उठाई और उससे अपनी पत्नी के चेहरे को बुरी तरह से काट डाला। कोची साके की मौत तो हो गई, लेकिन तभी से वो खूबसूरती और बदले की भूखी अतृप्त आत्मा बनकर घूम रही है। बस बहुत हुआ। अगर उसके प्रश्नों का उत्तर देकर ही इस मौतों के सिलसिले को रोका जा सकता है तो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। कोची साके की तलाश में पुजारी होशुमा आधी रात को टोक्यो की गली में निकल पड़ता है। कुछ देर तक वहां भटकने के बाद एक अंधेरी सुनसान गली में उसे अपनी ओर आती हुई एक काली परछाई दिखाई देती है। उस परछाई को देखकर होशुमा ने अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ ताबीज और नमक कस के जकड़ लिया। जैसे ही कोची साके उसके नजदीक आई, होशुमा धीमी आवाज में एक मंत्र पढ़ने लगा। अचानक आसपास की हवा गहरी ठंडी हो गई और एक कांपती आवाज उसके कानों में गूंजी। क्या मैं सुंदर हूँ? उत्तर ना पाकर औरत ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई। क्या मैं सुंदर हूँ? और उसी के साथ चीखते हुए उसने अपना मास्क हटा दिया। उसकी भयानक चीख और खून से सने कटे फटे चेहरे को देखकर होशुमा ने किसी तरह खुद को संभाला और कोची साके की बात के जवाब में मुट्ठी में बंद नमक और वो ताबीज उसकी ओर उछाल दिया। नमक और ताबीज के उसके शरीर से छूते ही वो एक भयानक दिल कपा देने वाली आवाज में चीखी। गली में फैली धुंध और ठंडक के साथ कोची साके भी धुंध के साथ लापता हो गई। अगले कुछ दिनों तक कोची साके किसी को दिखाई नहीं दी। शहर में मौतों का सिलसिला रुक गया था। होशुमा को भी ये लगा कि शायद उसके मंत्रों की शक्ति ने कोची साके को मुक्त कर दिया है, लेकिन ये शायद तूफान से पहले का सन्नाटा था। अगले पल क्या होने वाला है
होशुमा को अंदाजा भी नहीं था। आधी रात का समय था। पुजारी होशुमा एक सुनसान गली से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ मानो ये गली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। वो जितना गली में आगे बढ़ते जाते गली और लंबी होती चली जाती। चलते चलते जब उनकी सांस फूलने लगी तभी उन्हें अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। तूने भी मुझे धोखा दिया। धोखे की सजा सिर्फ मौत है। मैं लौट आई हूँ और अब मौत का ऐसा तांडव होगा कि सब तमाशा देखते रह जाएंगे। होशुमा घबराकर नींद से उठ बैठते हैं। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। ये कैसा सपना था? अगर ये सच में हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगले दिन रात का समय था। टोक्यो में रहने वाली मसातो अपने कमरे में मोबाइल पर वीडियो देख रही थी। अचानक ही उसकी मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और फिर मोबाइल स्क्रीन पर एक चेहरा उभरता है जो कोची साके ओना का था। जबड़े से लेकर कान तक फटा हुआ चेहरा और खून से सने दांतों वाली औरत को चीखते हुए देखकर मसातो के हाथ से फोन छूट जाता है। अगले पल मोबाइल की स्क्रीन का कांच टूटता है और कोची साके मसातो के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अगली सुबह मसातो के कमरे की दीवारें खून से सनी हुई थी और उस कमरे में खून से लथपथ मसातो का कटे चेहरे वाला बेजान शरीर पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये सब क्या हो रहा है? मसातो का कमरा अंदर से बंद था, बाहर से कोई उसके कमरे में अंदर नहीं आया, तो फिर आखिर उसकी हत्या की किसने? पहले तो ऐसी घटनाएं सिर्फ शहर की सड़कों पर हो रही थी और अब घर में भी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। 2 दिन पहले मेरी बहन की भी इसी तरह मौत हुई थी। मेरे अंकल का कहना था उन्होंने बाथरूम से कांच टूटने की आवाज सुनी। वह दरवाजा पीटते रहे लेकिन मेरी बहन ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने साफ तौर पर मरने से पहले उसकी चीखें सुनी। वो मदद के लिए पुकार रही थी लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया और बस कुछ ही देर में इसी तरह खून से लथपथ लाश बरामद हुई थी उसकी। ऐसा लग रहा था किसी ने कंची से उसका पूरा चेहरा काट डाला हो। तुम ठीक कह रहे हो, ये कोई इक्का दुक्का घटना में नहीं हो रहा है। शहर के हर हिस्से में इस तरह की घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं। कोई मोबाइल हो तो कोई कंप्यूटर स्क्रीन के सामने मरा हुआ पाया जा रहा है, कोई आईने के सामने तो कोई चलती सड़क पर। ये हमारे शहर को अचानक हुआ क्या है? दूसरी ओर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कोची साके मुझे उकसा रही है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी। वो मुझे दिखाना चाहती है कि मेरे रोकने से उसका कुछ नहीं बिगड़ा। अब वो दोगुनी ताकत के साथ लोगों की जान ले रही है। ये सब मुझसे ही शुरू हुआ था। मुझे ही इसका अंत करना होगा। देर रात गए होशुमा फिर से उसी गली में गया जहां उसका कोची साके की आत्मा के साथ आमना सामना हुआ था। वहां जाकर उसने कोची साके को पुकारा। कुछ देर बाद अचानक ही चारों ओर ठंड बढ़ने लगी। हवाएं इतनी ठंडी हो गई कि वहां पर सांस लेना भी मुश्किल होने लगा। गली में लगी लाइट टिमटिमाने लगी और तभी होशुमा ने देखा कि कोची साके ठीक उसके सामने खड़ी हुई है। क्या मैं सुंदर हूँ? कोई इंसान सुंदर हो या बदसूरत, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का अधिकार सभी को है। तुम्हारे पति ने तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती के लिए नहीं मारा। तुमने जिससे प्यार किया था उसने तुम्हारे सुंदर मन को चाहा था, चेहरे को नहीं। तुम भी बस मेरे चेहरे को सजा दे सकती हो, मेरी आत्मा को नहीं। होशुमा की बातें सुनकर कोची साके अपने कानों पर हाथ रखकर जोर जोर से चीखने लगती है। मुक्त कर दो अपने आप को। तुम्हारी सुंदरता तुम्हारी दुश्मन नहीं बनी, तुम्हारी जान उसके पागलपन ने ली। तुमने बेगुनाहों की जान ली है। तुम सुंदर नहीं बदसूरत हो। इतना कहकर होशुमा अपने साथ लाए हुए पवित्र आईने को उसके सामने कर देता है। उस आईने में अपना कटा फटा खून से लथपथ बदसूरत चेहरा देखकर कोची साके चीखते हुए एक धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है।